हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमी जेई चैनल। दिस इज जेई लाइव डेली और आज बच्चों हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6 है। हम कोशिश करेंगे आज डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने की, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, लेकिन ये छोटे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, विच इज लिमिट ऑफ सम एज वेल एज रिडक्शन फॉर्मुलेस। ठीक है, जिसके अंदर वॉलिस फॉर्मुलेस का भी आपका यहाँ पर डिस्कशन होने वाला है। तो वेलकम एवरीवन टू द 6th लेक्चर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ पर काफी सारे बच्चे, जब मैं क्विज ले रहा था डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो बोल रहे थे कि सर यहाँ पर क्या हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो गया है, क्या यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आपने छोड़ दिए हैं। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है इसके अंदर सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीशन के साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। और इसी के बाद में बच्चों लेकिन मैं आपके साथ में और कुछ लेक्चर्स डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेना चाहूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन के, स्पेशली एडवांस के, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वो काफ़ी हटके होते हैं, वहाँ पर आपको कुछ नया सोचना होता है। तो जितना आप इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे उतना आपको फायदा होगा। तो नेक्स्ट 1 or 2 lectures I will be dedicating to just questions of definite integration, ताकि आपको एक नया लेवल का कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ठीक है, हमें थ्योरी तो पता है लेकिन हाँ अब हमसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ठीक है, सो वो जो एक ट्रांजिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो दो चैप्टर्स वाकई एडवांस वाले जो बनाने वाले टीम है, ठीक है, जो एडवांस का पेपर बनाती है उनको दो चैप्टर्स वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। एक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और एक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इनके ऊपर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के रखना चाहिए और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप उस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, ऑलराइट। सो जो यहाँ पर नए ज्वाइन कर रहे हैं हमें उन्हें बता देता हूँ। आई एम समीर चिंचोलीकर, आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और यहाँ पर आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारे अनअकैडमी जेई की टीम है। ठीक है, और चारों ही टीचर्स यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से रेगुलरली आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपका जेई का जो प्रिपरेशन है लाइन पर बना रहे और आप अगले साल आने वाला जो जेई है 2020 उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर रेगुलरली लाइव लेक्चर्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बच्चों को चैट करते हुए देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी अगर लाइव लेक्चर्स अटेंड करोगे, ठीक है, तो काफ़ी फायदा होने वाला है। तो अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा, जो भी आपको क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन अपडेट आपको टाइमली मिलते रहेगा और आपके इस तरह के लाइव लेक्चर्स मिस नहीं होंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो बच्चों एक छोटी सी और बात, टेलीग्राम ऐप पर हमारा एजुकेशन ग्रुप बना हुआ है, जिसके अंदर ऑलरेडी हमारे साथ 16,000 के लगभग बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर हम रेगुलरली अपडेट शेयर करते हैं, लेक्चर नोट शेयर करते हैं। तो आप भी अगर इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाकर आप अगर ये लिंक टाइप करोगे tinyurl.com/jlivechat, आपको इस ग्रुप में आने की परमिशन मिलेगी और आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट में रहकर अगर आप यहाँ पर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कई बार ऐसा लगता है कि हम काफ़ी अकेले पड़ गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। आप अगर इस ग्रुप में आओगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इंडिया में काफ़ी सारे बच्चे अब ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में ट्रांजिशन करना चाहते हैं। ठीक है, एंड यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। ठीक है, सो यू आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन जो यहाँ पर इंडिया में क्रिएट हो रही है, कि जेई की तैयारी जो है ऑनलाइन भी की जा सकती है, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो फ्री में भी मिल सकता है। ठीक है, इसी बेसिक मिशन के साथ में बच्चों अनअकैडमी जेई चैनल यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ऑलराइट, चलो तो बच्चों हम हर क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे पिछले क्लास के होमवर्क के डिस्कशन से। तो आज भी क्लास हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए, उनके डिस्कशन को हम पहले करेंगे कंप्लीट और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन अनअकैडमी प्लस के बारे में जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं नए, हमारी जो फैमिली है काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, अनअकैडमी जेई चैनल की फैमिली। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पर कई सारे नए बच्चे ज्वाइन करते हैं और उन्हें शायद अनअकैडमी प्लस के बारे में पता ना होगा, तो उन्हें बताना ज़रूरी है कि अनअकैडमी प्लस एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम चारों ही टीचर्स मौजूद हैं, और हम चार ही नहीं, वहाँ पर इंडिया के और भी टॉप क्लास टीचर्स मौजूद हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए आपको एक बेसिक लेवल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। लेकिन एक अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो एक साथ आपके लिए ओपन हो जाएंगी। उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो, नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज है बच्चों। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज बनाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल टीम है जो रिसर्च करके टेस्ट सीरीज बना रही है आप सभी के लिए। ठीक है, तो ये सब जो यहाँ पर बेनिफिट्स हैं बहुत ही प्रीमियम बेनिफिट्स हैं जो और कहीं आपको मिलते नहीं है, और साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर रेगुलरली होते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक फ्लो आप जाकर एक्चुअली हर एक कोर्स पेज के ऊपर देख सकते हो। जैसे हमारे जो टीम है उनका जो
कोर्सेस हैं दोज आर इमर्ज एंड इवॉल्व बैचेस, ठीक है। तो वहाँ ईयर लॉन्ग जो बैचेस चल रही है उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, हर 2-3 लेक्चर के बाद में आपको एक स्पेशल डाउट लेक्चर मिलता है जिसके अंदर टीचर केवल डाउट्स डिस्कस करता है और बच्चे क्या करते हैं उसके अंदर अपने डाउट्स का फोटो खींच के अपलोड कर देते हैं, ठीक है। सो इट इज दैट ईजी। तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं मुझे लगता है आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अनअकैडमी प्लस पर आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो बेसिक कोर्सेज है मेरे ख्याल से मैंने आपको उसका आइडिया दे दिया है, इमर्ज और इवॉल्व आपको जाके सर्च करना पड़ेगा, है ना। अगर आप जाना चाहते हो तो आप हमारी प्रोफाइल्स के ऊपर भी जा सकते हो, हमारी प्रोफाइल के ऊपर आपको ये कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, और सबसे आसान तरीका होता है बच्चों मोबाइल के थ्रू इसको एक्सेस करना, क्योंकि मोबाइल के ऊपर मैंने काफ़ी बार बच्चों को ये भी बोलते हुए सुना है कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम ट्रेन में हैं, लेकिन तब भी हम आपके लेक्चर्स लाइव अटेंड कर पा रहे हैं अनअकैडमी पर, क्योंकि हमने मोबाइल के थ्रू हमारा जो है सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमीज लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर प्लस सेक्शन में जाना है, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस सेक्शन में आपको IIT JEE को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर ऐड कर दिया गया है कि आप एक्चुअली सारे ही कोर्सेज को 7 दिन के लिए फ्री में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यू कैन एक्चुअली अनलॉक 7 डे फ्री ट्रायल, और उसके लिए लेकिन आपको न्यू यूजर होना चाहिए। अगर कोई पहले से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले चुका है तो ऑब्वियसली वो तो ले चुका है, उसको यहाँ पे जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर ऑप्शन की, लेकिन अगर किसी को रिन्यू करना है तो उसको नया सब्सक्रिप्शन लेना होगा, ठीक है। अगर कोई नया बच्चा है तो उसके लिए 7 डे फ्री ट्रायल बिल्कुल सही है, आपने एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसके बाद में आप डेफिनेटली यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है देन अगेन यहाँ पर काफ़ी बढ़िया से ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास में, लेकिन तब भी जो कन्वीनियंट ऑप्शंस यहाँ पर हमें लगते हैं वो क्या है कि या तो आपने 12 महीने या फिर 24 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, ताकि आपका पर मंथ कॉस्ट जो है काफ़ी अफोर्डेबल लगे आपको, ठीक है। सो ये जो 12 और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन हैं ये लगभग आपको पड़ते हैं 50 से 60 रुपये पर डे, ठीक है। आफ्टर यू अप्लाई द JEE लाइव कोड, ठीक है। तो JEE लाइव कोड आपको एक्चुअली 10% डिस्काउंट देगा। ये हमारे YouTube के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं, उनके लिए हम ये कोड शेयर कर रहे हैं उनके साथ में कि JEE लाइव कोड यूज़ करो ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाए और आपको ज़्यादा अफोर्डेबल लगे अनअकैडमी प्लस, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको अगर मिल गई है तो आपने एक बार जाकर देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आज का लेक्चर पहले देख लो, है ना। आज का लेक्चर देखने के बाद में आप जा सकते हो अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पर, या तो ऐप के थ्रू या फिर आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पर अगर हो तो वहाँ पर भी आप एक्सेस कर सकते हो unacademy.com/plus। और ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन चीज़ों को वहाँ जाकर एक बार वेरीफाई करके सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो एज यूजुअल बच्चों हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है होमवर्क का। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं जिस अच्छे लेवल के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ये उनमें से एक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वैसे जिस तरीके से दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन आप अगर इसके ऑप्शंस देखना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर काफी कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंशियल कैलकुलस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, 2010 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ऐसे हम बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिस्टिंक्शन देखोगे ना तो मेंस का जो लेवल है डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और मतलब आप अगर बेसिक लेवल का भी अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लोगे, आप बेसिक से टॉपिक्स भी अगर यहाँ पे समझ लोगे और मिनिमल प्रैक्टिस में भी आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस मेंस के एग्जाम में हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि अब पैटर्न चेंज हो रहा है क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम हो गए हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो, लेकिन लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा ऐसा मुझे लगता तो नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों यहाँ पर लेकिन जो एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के वाकई देखने लायक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उनको एक बार आपको सोचना पड़ता है तो आप उसका आंसर अच्छे से निकाल पाते हो, ठीक है। सी करेक्ट आंसर है, अंश इसका बता रहा है, वैष्णव भी इसका आंसर सी बता रहा है, बहुत ही बढ़िया बच्चों। और कोई है यहाँ पर, और कोई आंसर आ रहा है इसका? GIF का इंटीग्रेशन, अच्छा राहुल यहाँ पे पूछ रहा है GIF का इंटीग्रेशन, बेटा ये डिस्कस कर लिया है हमने। डेफिनेट इंटीग्रेशन का शायद पहला ही लेक्चर था वो, डेफिनेट इंटीग्रेशन के पहले लेक्चर में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर, काफी सारे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस हमने डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं। सो इफ यू हैव मिस्ड दोस लाइव लेक्चर्स, डरने की बात नहीं है, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन के अलग से आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स सेक्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल प्रॉब्लम लेने की यहाँ पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो बच्चा एक बोल रहा है यश कि उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा देख लिया। हाँ बस ऐसे ही बच्चों आप करते रहो,
है ना, यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारा कंटेंट कवर हो चुका है। अगर आपने कुछ मिस किया है तो डरो मत, है ना, प्लेलिस्ट में जाके देखना स्टार्ट करो। आप यहाँ पर जैसे मूवीज एक के बाद एक देख सकते हो। एवेंजर्स पता पड़ा देखना स्टार्ट किया तो पूरी देख डाली, हैरी पॉटर देखना स्टार्ट किया तो 7 आपने सारे देख डाले, ठीक है, मूवीज। ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा ही आप किसके लिए कर सकते हो, एजुकेशन के लिए भी तो कर सकते हो। अगर आपके पास में यहाँ पर लेटेस्ट पीएनसी के 7-8 लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो पीएनसी में मजा रहा आपको, 7-8 लेक्चर्स आप एक साथ बैठ के भी देख सकते हो। दैट इज अ वेरी बिग प्लस हियर। ऑलराइट, चलो तो इसको समझना स्टार्ट करते हैं। आपके पास में जो फंक्शन दिया हुआ है वो आपको दिख रहा है, और नीचे क्योंकि यहाँ पे मुझे f' और f" दिख रहा है, तो मुझे ये तो पता है कि इस क्वेश्चन में मुझे कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट तो करना ही होगा, ठीक है। तो एक बार मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ मेरे फंक्शन fx को। मेरा फंक्शन fx डिफरेंशिएट होने के बाद में कैसा दिखाई देगा, ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, और ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें लेबनिज थ्योरम यूज करना पड़ेगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया है ऑलरेडी। तो करना क्या होता है, अंदर वाले पोर्शन को वैसा का वैसा रखना होता है, बस t के जगह अपर लिमिट आएगी और अपर लिमिट का डेरिवेटिव आएगा, फिर t के प्लेस में लोअर लिमिट आएगी और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव आएगा। लेकिन क्योंकि लोअर लिमिट आपकी 0 है, कांस्टेंट है, तो वाली वैल्यू आप यहां पे देख नहीं पाओगे, वो 0 होने वाली है, ठीक है। तो बचेगा कितना, अल्टीमेटली 1 + sin x बचेगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर कि आप f' अच्छे से बना लो। अगर आपने यहाँ पर f' अच्छे से बना लिया है तो क्या आप यहाँ पर अब सेकंड ऑप्शन पहले देख लेते हैं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में f' का डिस्कशन है, पहले वाले में f" का डिस्कशन है जो अभी हमने निकाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, f' एग्जिस्ट, क्या f' एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल x फ्रॉम 0 to infinity। क्या इसके अंदर मैं 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी x डालूं तो यहाँ पर क्या मुझे वैलिड f' का आंसर निकल के आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो ये जो है पहला वाला स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, इतना पोर्शन, ठीक है। f' एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी एंड f' इज कंटिन्यूअस ऑन 0 से इन्फिनिटी। क्या यहां पर आप ये गारंटी से बोल सकते हो कि 0 से इन्फिनिटी में ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है 0 से इन्फिनिटी में, और ये वाला पोर्शन भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का सम करने पर भी आपको कंटिन्यूअस फंक्शन ही मिलना चाहिए। मतलब ये जो सेकंड बात कर रहा है ये बात भी बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन अभी भी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है, बी ऑप्शन खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बट नॉट डिफरेंशिएबल ऑन 0 से इन्फिनिटी। तो यहां पे बोल रहा है कि अच्छा इस चीज को आप डिफरेंशिएबल नहीं है, यहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, वो कैसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अकरम, प्लेलिस्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का बना हुआ है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। एक बार अच्छे से सर्च करो, है ना। अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिल रहा तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो, ठीक है। GIF में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस, हाँ क्वाड्रेटिक x² वाला एक क्वेश्चन किया था राहुल, उसके अंदर हमने, एक बार चेक करना, नहीं किया हो तो बताना। जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने x² वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते बेटा, सिंपल क्वेश्चन है वो, एक फंडा पकड़ने की आपको जरूरत होती है, ठीक है। ऑलराइट, लास्ट लाइन समझ नहीं आया, लास्ट लाइन समझ नहीं आया। ऑलराइट, देखो यहाँ पे ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, f' एग्जिस्ट फॉर ऑल x, ये इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके अंदर मैंने f' निकाल लिया है, और 0 से इन्फिनिटी में कोई भी इसके अंदर वैल्यू डालता हूं तो मुझे वैलिड आउटपुट मिल रहा है। कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इंडिपेंडेंट फंक्शंस को देख लो। 0 से इन्फिनिटी में ये कंटिन्यूअस है, 0 से इन्फिनिटी में ये भी कंटिन्यूअस है, दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे फिर से कंटिन्यूअस फंक्शन मिलता है। हम यहां तक पहुंच चुके हैं, बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसके लिए ऐसा करता हूं, मैं एक बार डिफरेंशिएट करके देखता हूं कहां दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो f" इसका निकालने की जरूरत है, इसका मतलब, ठीक है। f" निकाल के देखते हैं, तो f" इसका कितना आएगा, -1/x² बनेगा, ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव, और यहां पर अंडर रूट का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर जो भी है वैसा का वैसा आता है, लेकिन उसके बाद में चेन रूल की वजह से एक बार ऊपर अब cos x भी आएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, दिस इज f''x। अब यहां पर ये बोल रहा है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 से इन्फिनिटी में, ठीक है। तो क्या ये दिक्कत दे रहा है, बस इतना सा चेक करना है। हमने डिफरेंशिएट करके देखा तो क्या 0 से इन्फिनिटी में दिक्कत दे रहा है, हाँ दिक्कत दे रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर 1 + sin x आ रहा है नीचे। तो यहां पर जब भी sin x -1 बनेगा, जैसे कि -π/2 भी बनेगा, 3π/2 भी बनेगा, ठीक है। -π/2 तो नहीं ले सकते, सॉरी, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी का डिस्कशन चल रहा है, लेकिन 3π/2 ले सकते हैं, ठीक है। तो 3π/2 पे क्या करेगा, ये इसको -1 बनाएगा और आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब आपका f''x कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका डिफरेंशिएशन दिक्कत दे रहा है, इसका डिफरेंशिएशन दिक्कत दे रहा है। तो क्या ये यही बात कर रहा है, हाँ वो यही बात कर रहा है कि f' जो है वो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अंदर हमने 2-3 चीजें चेक करी, लेकिन सारी चीजें सही थी, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास f' निकल ही चुका है, तो हम अब ए ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, f' एग्जिस्ट फॉर ऑल x 0 से इन्फिनिटी तक। ऑब्वियसली गलत है ये, हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है कि एक वैल्यू हमारे पास मिल गई है, और इनफैक्ट बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी जहां पे sin x कैसा होता है, sin x -1 होता है,
ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स पे आपका एफ डबल डैश दिक्कत देने वाला है, तो यहां पर हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां पर बच्चों के मल्टीपल आंसर्स भी आना स्टार्ट हुए हैं। कमल ने यहां पर आंसर बताया बी और सी दोनों आंसर आना चाहिए। यस, तो ये क्वेश्चन मल्टी करेक्ट का था। ठीक है, इज और आर यहां पे देखो क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसलिए मैंने बी ऑप्शन टिक करने के बाद में ए को भी चेक किया। अगर ये सिंगल करेक्ट होता मुझे पता होता तो अगर मैंने बी चेक कर लिया तो मैं और कुछ नहीं चेक करता तो भी चलता, लेकिन मल्टी करेक्ट में बच्चों आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है, वो बहुत ही एक गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, तो इसलिए मल्टी करेक्ट एक्चुअली सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पैटर्न है, ऐसा मुझे लगता है, और काफ़ी सारे बच्चे इसके साथ एग्री भी करेंगे, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, ठीक है, मल्टीपल जिसके अंदर आंसर सही हो सकते हैं, उसको बहुत ही ध्यान से करना, कोई भी ऑप्शन आप छोड़ नहीं पाओगे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अल्फा ग्रेटर देन 1। ये अब नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, कोई तो एक अल्फा है ग्रेटर देन 1 जिसके लिए एफ डैश एक्स का मॉड इज लेस देन एफ एक्स का मॉड फॉर ऑल एक्स अल्फा से इन्फिनिटी तक। पहले तो अब ये स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा, उसके बाद में इसको डीकोड करना पड़ेगा कि ये सही बात बोल रहा है या नहीं बोल रहा। आई बात समझ में? यस, हाँ भरत क्या पूछना चाह रहे हो? सर बाइनोमियल की क्लास अभी हो रही थी कल। हाँ यस बिल्कुल हरिओम मिश्रा, कल हो रही थी, तो वो लेकिन 11th का टॉपिक है, तो 11th के क्लासेस हमारे कब कब होते हैं? मंडे ट्यूसडे वेंसडे होते हैं। मंडे ट्यूसडे वेंसडे खत्म हो गया तो 11th की क्लास खत्म हो गई। अब फिर से जब हम मिलेंगे मंडे को तो बाइनोमियल फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली ये दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि टीचर सेम है, आई गेस इसलिए आपको दिक्कत हो रही है, अदरवाइज फिजिक्स में दिक्कत नहीं होती होगी, है ना। नमो सर ने 11th पढ़ा दिया, अब नमो सर जब वापस आएंगे तो 11th ही कंटिन्यू होने वाला है, और जैन सर ने 12th पढ़ा दिया, अब जैन सर जब वापस आएंगे तो 12th ही कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर है, लेकिन आई गेस यहाँ पर बच्चे जो रेगुलरली आ रहे हैं उनको क्लियर हो चुका है। ठीक है, हाँ प्रिंस तिवारी बेटा आज वॉलिस फॉर्मूला डिस्कस करके ही हम क्लास एंड करने वाले हैं, जल्दी से पहले इसका सॉल्यूशन देख लो क्या करेंगे इस केस में। यहां पर बच्चों ध्यान से देखो कि आपका एफ डैश एक्स बन कितना रहा है। ठीक है, एफ डैश एक्स बन कितना रहा है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे पास में। ठीक है, अगर मैं ऑलरेडी ये कंडीशन यूज कर लूं, क्या कंडीशन यूज करने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको कि अल्फा ग्रेटर देन 1 है, अल्फा ग्रेटर देन 1 है, और अल्फा क्या है, जहां पे मेरा एक्स लाई करता है, मेरा एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, अल्फा के आगे, अल्फा से लेके इन्फिनिटी तक मेरा इनपुट लाई करेगा। ठीक है, तो मेरा इनपुट अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, तो मेरा एफ डैश एक्स का वैल्यू कैसा होगा, आप सोच पा रहे हो? ये वैल्यू अगर डालूंगा मैं इसके अंदर अल्फा विच इज समथिंग ग्रेटर देन 1, तो ये पॉजिटिव बनेगा, और अंडर रूट ऑफ एनीथिंग तो पॉजिटिव ही होता है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका एफ डैश एक्स जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव बनने वाला है। सबसे पहले तो आपने ये नोटिस करना चाहिए। ठीक है, वैसे ही और एक बात नोटिस करते हैं, यहां पर अगर मैं 1 से बड़ा इनपुट ले रहा हूं तो मेरा फंक्शन के अंदर भी दो पोर्शन है। इसके अंदर ln x, क्या ग्राफ याद है सारे बच्चों को? ln x का, ln x का जो ग्राफ होता है वो भी 1 के बाद में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यह वाला पोर्शन भी अल्फा वाली रेंज में, ठीक है, अल्फा से इंफिनिटी वाली रेंज में पॉजिटिव होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिडक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉड अननेसेसरी हमें ट्रबल कर रहा है, पहले यहाँ पे हम मॉड को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये सब डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव हो गया, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, इसलिए एफ डैश एक्स अपने आप में पॉजिटिव हो गया। एफ एक्स को नोटिस करना स्टार्ट किया तो एल एन एक्स अपने आप में पॉजिटिव हो गया है, 1 से बड़ा है इनपुट है इसलिए। ठीक है, इसके बारे में क्या सोच सकते हैं हम? इसके बारे में फिर से हम अपना जो एरिया का बेसिक आइडिया है जो हमने एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स में सीखा था वो यहां पर एक्चुअली यूज होगा। ठीक है, आपका जो फंक्शन है क्योंकि वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, आपका जो फंक्शन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो उसका इंटीग्रल मतलब उससे बाउंडेड एरिया भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आपका फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। कैसे इमेजिन करना है बच्चों आपको? इसके लिए आपका जो फंक्शन है कैसा है पता नहीं आपको, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो ऑलवेज कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, एफ एक्स ना बोलकर इसको मैं ऐसा करता हूं जी एक्स बोल देता हूं, क्योंकि मैं एफ एक्स एग्जैक्टली यहां पे कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आप लोगों को। ठीक है, तो इसको जी एक्स बोल देते हैं। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की बात कर रहा हूं। अगर आपका फंक्शन पूरा का पूरा पॉजिटिव है तो आप कहीं से भी लेके कहीं तक भी इंटीग्रेट करो, आपको अल्टीमेटली एरिया भी पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ये वाला पोर्शन भी हमारे इस रेंज में पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? तो हमने क्या डिकोड किया अभी यहां पे? सबसे पहले हमने ये डिकोड किया कि हम जहां डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जिस रेंज में डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं उस रेंज में एफ डैश एक्स भी पॉजिटिव है और एफ एक्स भी पॉजिटिव है। तो पहली बात है यहां से मॉड को हटाओ, मॉड को हटाएंगे तो शायद हम यहां पे डिस्कशन आगे अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन का डिस्कशन यहां पे करने के लिए मैं बस इतना चेक करना चाह रहा हूं, एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स, ये ट्रू है या नहीं है? एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स, ये ट्रू है या नहीं है? यहां तक बात है समझ में? मॉड हटा दिया मैंने उसके ऊपर से। अब एक चीज और सोचो,
अगर मैं यहां पर आपसे बोल रहा हूं कि एफ डैश एक्स को ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर बोलूं कि एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, ये बोल के तो हमने मॉड हटाया था, मॉड की जगह हमने प्लस एफ डैश एक्स लिख दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो रेंज है अल्फा ग्रेटर देन 1, इस रेंज में आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। अगर कभी भी आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो फंक्शन कैसा होता है, हमेशा इंक्रीजिंग होता है। आपका एफ एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग है, सुनते जाओ समझते जाओ, ठीक है। आपका फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या आप यहां पे देख सकते हो इंक्रीज होते होते कहां तक जा रहा है, ये जितना आगे जाओगे आपको कहां तक जाना है, इन्फिनिटी तक जाना है। तो आप इसके अंदर इन्फिनिटी थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, log x इन्फिनिटी डालने पे कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब एफ एक्स के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, एफ एक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, 0 से इन्फिनिटी में ये तो इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एफ डैश एक्स अपने आप में जो फंक्शन है उसको देखो ध्यान से। एफ डैश एक्स जो फंक्शन है उसके अंदर दो छोटे छोटे पोर्शंस हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटा पोर्शन है, एक्स कुछ भी इमेजिन करो, साइन एक्स का वैल्यू -1 to 1 ही हो सकता है, साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक ही हो सकता है, समझो इस बात को। उसके अंदर अगर मैं 1 ऐड कर दूंगा तो ये जो 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू है ये 0 से लेकर 2 तक ही हो सकता है। अगर मैं उसका अंडर रूट भी ले लूंगा तो ये जो मेरे पास पोर्शन आया है ये 0 से लेकर √2 तक ही हो सकता है, भले आप यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। 0 से लेकर √2 तक ही हो सकता है। और 1/x के बारे में आपको क्या पता है, अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो ये फ्रैक्शन बनेगा। अगर आप 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो 1/x एक फ्रैक्शन बनेगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, ठीक है। तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में, ये 0 से लेकर √2 के बीच में है, जबकि ये कहां तक जाने की परमिशन ले रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। जबकि आपका एफ डैश एक्स किसी भी एक्स के लिए कहां से कहां तक जा रहा है, ये वाला पोर्शन 0 से 1 तक जा पाएगा, ये वाला पोर्शन 0 से लेकर √2 तक जा पाएगा, मतलब ये बाउंडेड है, लेफ्ट साइड जो है ये बाउंडेड है, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसका मैक्सिमम मिनिमा कहीं ना कहीं आ रहा है, इसलिए बाउंडेड है। और ये जो आपका एफ एक्स है ये नॉट बाउंडेड है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि किसी न किसी अल्फा के लिए ये बड़ा हो जाएगा? हमें प्रूव क्या करना है कि आपका एफ डैश एक्स जो है वो कम होगा एफ एक्स से किसी तो आगे वाली रेंज में, किसी तो रेंज में जाके आपको ये स्टेटमेंट ट्रू मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये बाउंडेड हो गया, जबकि ये बाउंडेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाके आपकी एफ एक्स वाला जो फंक्शन है वो एफ डैश एक्स वाले फंक्शन से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए आपका सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। अब डी ऑप्शन देखते हैं, है ना। यहां पे छोड़ नहीं पाएंगे बच्चों, हम यहां पर हम इसको छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखें यहां पर क्या हो रहा है, देयर एग्जिस्ट बीटा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बीटा, ठीक है। अब बीटा कोई तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्या आपको ये लगता है कि इन दोनों को ऐड करके बीटा से किसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी से हमेशा कम आएगा? लेट से 10 है तो क्या हमेशा 10 से कम आएगा? या लेट से ये 1 लाख है तो क्या 1 लाख से हमेशा कम आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका जो एफ एक्स है वो तो नॉट बाउंडेड फंक्शन है ना, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आपका इन्फिनिटी प्लस समथिंग, क्या वो किसी एक फाइनाइट क्वांटिटी से हमेशा कम हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इतनी माथापच्ची करने के बाद में, ठीक है, हाँ वैभव एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इतनी माथापच्ची करने के बाद में आपको यहां पर बताते आ रहा है कि इसका आंसर बी और सी सही है, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये सॉल्यूशन सभी को पहली बार में समझ में आएगा, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है तो आप क्या कर सकते हो, इसी चीज को एक बार रिवाइंड करके फिर से सुन सकते हो। और मैं तो बोलूंगा कि सुनो, ठीक है, क्योंकि कल बच्चों हमें इसी तरह की मेहनत करनी है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर कैलकुलस के किस टाइप के क्वेश्चंस झेलने की जरूरत पड़ सकती है आने वाले एडवांस एग्जामिनेशन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस झेलने की जरूरत पड़ सकती है, तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी आपको करने पड़ेंगे। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस छोड़ दिए तो आप मेंस में तो बहुत अच्छा कर जाओगे, लेकिन एडवांस में कहीं ना कहीं जाके ठोकर खानी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर दोनों चीजें करेंगे हम। मेंस तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे कंफर्टेबली क्लियर कर जाएंगे जो भी यहां पे लेक्चर्स क्लियर अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस के लिए बच्चों आपको इस तरह की एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन हम रेडी हैं आपके साथ में वो वाली मेहनत भी करने के लिए। तो कल के और परसों के लेक्चर में मैं सोच रहा हूं कि आपके साथ में ऐसे ही कुछ बढ़िया से पहले आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक ज़्यादा एक पर्सपेक्टिव मिले कि किस तरह के क्वेश्चंस आपने एक्चुअली एक्सपेक्ट करना चाहिए और उन क्वेश्चंस को एक्चुअली टैकल कैसे किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो एक और क्वेश्चन लेकिन बच्चों मैंने आपको होमवर्क में दिया था, विच वाज दिस एस्टिमेशन। एस्टिमेशन हमने पढ़ा था और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था जिसके अंदर एक रेक्टेंगल मेथड होती है, ठीक है। रेक्टेंगल मेथड काफी सिंपल वाली है। रेक्टेंगल मेथड में हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल मेथड में हम अपने फंक्शन को
दो रेक्टेंगल के एरियाज के कंपैरिजन में सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया था। रेक्टेंगल मेथड से अगर आपको कोई भी इंटीग्रल पता करना है तो आपने उसका फॉर्मूला क्या याद किया है कि कोई सा भी इंटीग्रल जो है उसका वैल्यू हमेशा किसके बीच में रहेगा, वो इंटीग्रल गिवन रेंज में मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखता है इनटू गिवन रेंज का डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और वैसे ही वो मिनिमम वैल्यू कितनी रखता है एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये किसी भी इंटीग्रल को रेक्टेंगल मेथड से एस्टिमेट करने का तरीका है, ठीक है। तो यहां पर आपको b माइनस ए तो बच्चों ऑलरेडी नजर आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पे π/2 आएगा, यहां पर भी π/2 आएगा। ऑल यू वांटेड टू कैलकुलेट वाज स्मॉल m एंड कैपिटल M। 0 से लेके π/2 में sin x अपॉन x जो है ये कम से कम कितना हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, बस इतना ही आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है। क्लियर है? i इज ग्रेटर देन 1, अंश यहां पे बोल रहा है i इज ग्रेटर देन 1। हाँ, i इज ग्रेटर देन 1 बिल्कुल सही है, लेकिन लेस देन व्हाट? अंश दोनों साइड से बताना था। यस और नो? तो अंश लेस देन वाला भी बताओ। ये i 1 से तो बड़ा है लेकिन छोटा किससे है, तो आपको दोनों साइड से कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब देखो यहां पर आपके पास में यहां पर क्या बनने वाला है। हालांकि यहां पर इक्वलिटी भी हटा देंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि यहां मैक्सिमम मिनिमा जो है कुछ एक पॉइंट्स पे ही आएगा, तो एग्जैक्ट सेम रेक्टेंगल तो बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मेरा जो फंक्शन है पूरा ध्यान उसके ऊपर आपका होना चाहिए, sin x अपॉन x। अगर मैं बस आपसे इतना पूछ रहा हूं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो क्या आपने डेरिवेटिव का टेस्ट लगा लेना चाहिए। f' निकाल लो इसका f' कैसा हो जाएगा, इसका f' हो जाएगा अब क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, समथिंग अपॉन समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो कितना होने वाला है ये, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इंटू न्यूमरेटर, डिवीजन में क्या आएगा, ओरिजिनल डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। तो यहां से अब मैं कैसे बोल रहा हूं आपको सोचने के लिए, इसके बाद अगर आपको सोचना है तो cos x न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल लो। अगर cos x कॉमन निकालोगे तो आपके पास में एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बनेगा x माइनस tan x, और डिवीजन में आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखकर काफी बच्चे समझ जाएंगे जिन्होंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यहां पर अच्छे से पढ़ना जरूरी है अगर आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो। क्लियर है? ऑलराइट, तो देखो यहां पर क्या क्या पोर्शंस हैं। यहां पर आपके पास में 2-3 अलग अलग पोर्शंस हैं बच्चों, इसको देखो ध्यान से। यहां पर आपका x स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं, और वैसे cos x इन द गिवन रेंज, गिवन रेंज का डिस्कशन कर रहा हूं मैं, cos x निगेटिव होता है मुझे पता है, लेकिन 0 से π/2 में क्या ये पॉजिटिव होता है, 0 से π/2 में हाँ पॉजिटिव ही होता है ये, ठीक है। तो यहां पर ये वाला पोर्शन भी ग्रीन पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन x माइनस tan x कैसा है, x माइनस tan x एक्चुअली नेगेटिव है, x माइनस tan x नेगेटिव है। ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक बहुत ही बढ़िया इनइक्वालिटी पढ़ी है, ठीक है। कौन सी स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी हमारे पास में, एक स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी है जो आपको अगर याद है तो आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो आपको बोलूंगा कि इस इनइक्वालिटी को याद ही रखो, ठीक है। अगर आपको समझना है इसको डिटेल में तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इसका डिस्कशन किया हुआ है हमने, जब हमने बिल्कुल आखिरी के लेक्चर में, शायद लास्ट लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का जो लिया था उसके अंदर शायद मैंने इनइक्वालिटीज का डिस्कशन किया था, वो या फिर सेकंड लास्ट लेक्चर में कहीं ना कहीं आप ढूंढ सकते हो। तो आपके पास में ऐसा एक इनइक्वालिटी होता है बहुत ही शानदार सा कि x जो है वो sin x से हमेशा बड़ा होगा और tan x से हमेशा छोटा होगा अगर x आपका 0 से लेके π/2 के बीच में है तो, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को अगर आप याद रखोगे तो यहां पर आपको बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप क्या देख सकते हो, ये जो पोर्शन है x माइनस tan x लेस देन 0 अपने आप दिख रहा है आपको, x माइनस tan x लेस देन 0, tan x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो x माइनस tan x इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब कैसा हो जाएगा, ये पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 0 से π/2 ही तो जा रहा हूं, 0 से π/2 में ये इनइक्वालिटी मुझे याद है। तो मुझे क्या मिला यहां से, मुझे ये मिला कि f' का आंसर, ठीक है, इंप्लाइज इन x बिलोंगिंग टू 0 से π/2 f' इज नेगेटिव। अब ये डेरिवेटिव टेस्ट आपको क्या बता रहा है, अगर आपका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव है मतलब फंक्शन कैसा है आपका, आपका फंक्शन लेस देन 0 है, इसलिए आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है तो आपको क्या लगता है मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, मिनिमम वैल्यू कहां आएगी, सोचो इस बात को। 2 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक नहीं अंश, थोड़ा और इंप्रूव करने की जरूरत है, और थोड़ा इंप्रूव करो इस चीज को। 1 से लेके 2 तक आंसर नहीं आएगा इसका। और कोई स्टूडेंट है जो इसको सॉल्व कर चुका है,
लिमिट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। हाँ दिव्यांशु, आज के लेक्चर में ये कंटिन्यू करना है, जस्ट ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं मैं, उसके बाद में वही करेंगे। तो यहां पर बच्चों सोच के बताओ, अगर आपको यहां पर ऐसा कोई डिक्रीजिंग फंक्शन दे रहा हूं मैं, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगा? लोअर से लोअर वैल्यू के ऊपर, और इसका मिनिमम वैल्यू कहां आएगा? मैक्स टू मैक्स वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर मेरा फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूं, वो मुझे कब मिलेगा? जब मैं इसके अंदर कम से कम वैल्यू डाल दूंगा। कम से कम वैल्यू कौन सी डालना अलाउड है? 0। लेकिन 0 अब यहां पे फंक्शन में एग्जैक्टली डलेगा नहीं। इस फंक्शन में 0 डालने पे इनडिटरमिनेंसी बन रही है, लेकिन ये तो हमने लिमिट्स में पढ़ा हुआ है। अगर 0 को टेंड करवाऊंगा तो sin x अपॉन x कितना बनेगा? 0 को टेंड करवाऊंगा तो sin x अपॉन x हमारा 1 बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं टेंड करवा लेता हूं, 0 प्लस कर दिया मैंने उसको। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं fx का मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूं, तो मिनिमम वैल्यू इसका स्मॉल m कब आएगा? जब मैं इसके अंदर π/2 डाल दूंगा तब आएगा, है ना। इसके ऊपर प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिटरमिनेंसी यहां पर आ नहीं रही। ठीक है, f ऑफ π/2, जितना बड़ा इनपुट देंगे उतना छोटा आंसर आएगा। ठीक है, तो π/2 मैक्स टू मैक्स इनपुट अलाउड है इसके अंदर, तो डाल के देखिए इसके अंदर sin π/2 तो हो जाएगा 1, न्यूमरेटर हो गया 1, डिनोमिनेटर में कितना है? π/2, x की जगह π/2 डाला तो कितना हो जाएगा? 2/π। आंसर कितना आएगा इसका? 2/π। बस आ गया आपका आंसर। आपका आंसर एक्चुअली आ चुका है, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या इक्वेशन लिखी हुई है? आपने ये इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहां पे डाली आपने 1, मैक्सिमम वैल्यू आपने डाली 1, उसके अंदर मल्टीप्लाई करना है आपको b माइनस a मतलब π/2, तो ये हो गया 1 इंटू π/2 मतलब π/2। और वैसे ही ये तो π/2 है ही b माइनस a, लेकिन ये वैल्यू कितना है? रिवर्स है उसका, 2/π, तो ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड 1 आएगा, इस साइड π/2 आएगा। आपका जो ये इंटरवल है वो क्या बनने वाला है कि sin x अपॉन x, इसका इंटीग्रल 0 से लेके π/2 में कम होगा π/2 से और ज्यादा होगा 1 से। क्लियर हो रहा है? 1 से लेके π/2 तक। अच्छा, अकरम इज सेइंग कि ये इनइक्वालिटी मैंने कंटिन्यूटी में पढ़ाया था। आर यू श्योर? विक्रमजीत को समझ नहीं आया है, हो सकता है बेटा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए हैं तो थोड़ी कंटिन्यूटी यहाँ पे आपको बनेगी कि यहाँ पर ये डिस्कशन ऐसा क्यों चल रहा है, जैसे आगे बढ़ रहा है ये डिस्कशन। ठीक है, तो थोड़ा और रेगुलरली लेक्चर्स को अगर अटेंड करोगे तो फायदा होगा। अगर आपने किया है तब भी हो सकता है कि आपको एक बार में ये बात समझ में नहीं आई होगी। उसका रीजन ये है कि ये थोड़े मिक्स क्वेश्चन है बच्चों। इट इज नॉट जस्ट द क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस ऑल्सो। ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चंस है जब हम सब पढ़ लेते हैं उसके बाद में बनने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में आपको करते आना चाहिए जिसके अंदर मिक्स कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो समझना है इसको आराम से। ठीक है, ऑलराइट, दीप तनु यहां पर कुछ गाइडेंस चाहिए आपको। हाँ ठीक है, हम इसके ऊपर कुछ करते हैं बेटा। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला हम डिस्कशन स्टार्ट करें, ओ माय गॉड, आज तो 2 ऑसम क्वेश्चन डिस्कस करने में हमें काफी टाइम लग गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस करके हमारा दिमाग खुलेगा और हमें ज्यादा फायदा होगा आने वाली एग्जाम में। ठीक है, ऑलराइट, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल है। दोनों ही टॉपिक बहुत सिंपल है आज के हमारे। देखते हैं इनको कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं। डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ये क्या आखिर बात है ये सोचते हैं। और बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, है ना, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड्स में हो सकता है आपको दिक्कत दे ये, लेकिन आपको कभी भी मेंस और एडवांस में दिक्कत नहीं देगा ये टॉपिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का प्रोसेस अलग है। ठीक है, बोर्ड्स में आपको क्या करना पड़ता है? इंटीग्रल को सम, लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट करना पड़ता है, जबकि आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं उसमें क्या करना पड़ता है? लिमिट ऑफ सम को इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इंटीग्रल करते हमें आता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर एट ए प्लस। ठीक है, हमें यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पेपर की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि आखिर यहाँ पर बात क्या होने वाली है आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पर सोच के देखो, आपके पास में एक फंक्शन है। ठीक है, कहानी जो है सुनना जरूरी है। ठीक है, आपके पास में एक फंक्शन है, आप क्या करना चाह रहे हो? इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके कुछ तो आंसर निकालने की कोशिश करना है आपको। ए से लेके बी तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ए से लेके बी तक अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पता है कि अल्टीमेटली आता क्या है। ये ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से सारे बच्चों को है कि हमारे पास क्या आता है इससे हमारे पास एरिया बाउंडेड बाय द कर्व आता है। ठीक है, ए से लेके बी तक। अब हमें लेटर से ये करते नहीं आता, लेटर से हमें ये नहीं करते आता। ठीक है, मतलब ये किसने की है मेहनत? जिसने इंटीग्रेशन बनाया उसने मेहनत की। ठीक है, उसने क्या सोचा कि अब ये जो है बहुत ही खराब फिगर है, ये अगर रेक्टेंगल होता तो मैं इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके आंसर बता देता। अगर ये ट्रेपेजियम होता तो भी हमारे पास तरीका है,
है ना, दो पोर्शन कर लेते, उसका रेक्टेंगल और ट्रायंगल बना के एरिया निकाल लेते। लेकिन अब ये क्या है, ये ऊपर से कर्व हो गया, ठीक है। ये तो तब भी सिंपल बनाया मैंने, ऐसा ऊपर नीचे करता तो और खराब एरिया बनता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे खराब एरियाज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअली यहां से हमारा मेन इंटीग्रल कैलकुलस का तो बिगिनिंग है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें रेगुलर फिगर्स का एरिया निकालते आता है। सुनो यहां पे ध्यान से, हमें रेगुलर फिगर्स का एरिया निकालते आता है, तो मैं ऐसा करता हूं, रेक्टेंगल की मदद से यहां पे एरिया निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया यहां पे, ये रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो एरिया है, कौन सा एरिया, रेड वाला जो कर्व है वो कितना एरिया बाउंड कर रहा है, तो मैंने ये आंसर बता दिया। तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है, क्योंकि आपने इतना सारा एरिया छोड़ दिया ना, ये गलत आंसर है, ठीक है। लेकिन क्या मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूं, क्योंकि मुझे एरिया तो रेक्टेंगल का ही निकालते आता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, विड्थ इंटू हाइट, है ना, जो भी आप बोलो उसको, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जैसे भी हमने याद किया है। तो ये रेक्टेंगल तो कोई अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब इसमें इंप्रूवमेंट कैसे कर सकता हूं मैं इसमें इंप्रूवमेंट ऐसे कर सकता हूं कि ऐसा करते हैं, एक सिंगल रेक्टेंगल नहीं बनाता, इसके अंदर मल्टीपल रेक्टेंगल्स बना लेता हूं, ठीक है। बीच में इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं और मल्टीपल रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक छोटा रेक्टेंगल बन गया, एक बड़ा रेक्टेंगल बन गया। तो आप बोलोगे हाँ सर पिछले वाले से तो बेटर हो गया, इस बार आपने ज्यादा एरिया कवर कर लिया, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड एरिया है उसके कंपैरिजन में तो कम है अभी भी, लेकिन पिछले वाले से बेटर है। तो हमें अभी आइडिया अच्छा लगा कि हम अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इंक्रीज करते हैं तो एरिया इंप्रूव होता है, एरिया का आंसर इंप्रूव होता है, ज्यादा बेटर अप्रोक्सीमेशन हमें यहाँ पे मिलता है। सोच के देखो, अगर मैंने इस रेक्टेंगल को भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और इसको भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और यहाँ पे अगर चार रेक्टेंगल बना लिए, तो क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ पर इस टाइप का फिगर बनेगा। तो ये वाला भी अभी एरिया आ जाएगा कैलकुलेशन में, और ये जो छोटा सा बच गया था ये भी कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाते जा रहा हूं, आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो एरिया छूट रहा है वो बहुत कम है, ठीक है। अब मैं ऐसा अगर करते ही जाऊंगा तो मैं बोल सकता हूं कि आगे जाके ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एरिया छोड़ेगा और आपको रेक्टेंगल की ही मदद से फाइनल आंसर करेक्ट मिल जाएगा। क्या ये थॉट क्लियर हो रहा है? रेक्टेंगल के एरिया से ही आपको फाइनल आंसर करेक्टली निकालते आ जाएगा, ये बेसिक थॉट है यहाँ पे। अमन बोल रहा है रीमन भाई का मेथड है। ओके, आई डिडंट नो कि रीमन आपका भाई है। ऑल राइट, बहुत छोटे छोटे बना लेते हैं रेक्टेंगल, है ना शिवम यहाँ पे बोल रहा है सर और छोटे कर देते हैं, बिल्कुल सही। तो आपने अगर एक विजुलाइज कर लिया है कि यहाँ पर इंटीग्रल का आंसर जो एरिया एक्चुअली होता है, इंटीग्रल का आंसर एरिया होता है, उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पर अलग अलग रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड करके भी आंसर निकाल सकते हो। यही एक्चुअली टॉपिक है, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, यही तो टॉपिक है। इंटीग्रल को हम सम के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन अब स्टार्ट किया जाए, ठीक है। ये अभी फॉर्मूला एकदम से देख के डरने की बात नहीं, ये मेन रिजल्ट है हमारा, ठीक है। लेकिन पहले यहां पे बेसिक्स के ऊपर आते हैं। यहां पर हमारे पास जो कहानी स्टार्ट हो रही है एफ फंक्शन के लिए, ए से स्टार्ट हो रही है और बी तक जा रही है। ए से लेके बी तक मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है एफ का, ठीक है, मतलब बेसिकली एरिया बाउंडेड निकालना है। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे शिवम यहाँ पे बोल रहा है हमें, ठीक है, कि जितने छोटे रेक्टेंगल लेंगे उतना फायदा होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं, इनिशियली रेक्टेंगल का विड्थ जो है, रेक्टेंगल का विड्थ जो है वो h मान लेते हैं, स्मॉल h। और ऐसे मैंने कितने रेक्टेंगल्स बनाए हैं उनकी काउंटिंग कर लेता हूं, यहां से लेके यहां तक मेरे पास ऐसे करते हैं, मान लेते हैं टोटल n रेक्टेंगल्स हैं। क्लियर है? क्या लिखा मैंने, टोटल n रेक्टेंगल्स है a से लेके b तक, और हर एक रेक्टेंगल का विड्थ जो है वो h के बराबर है। अगर मैं ये बात वाकई सही मानता हूं तो सबसे पहला यहां पर डिडक्शन क्या हो सकता है कि n बार अगर मैं h को ऐड करूंगा, मतलब n इंटू h, तो मेरे पास ये लेंथ पूरा कवर हो जाना चाहिए, मतलब b माइनस a जो लेंथ है वो कवर हो जाना चाहिए। तो एक बहुत ही बढ़िया इक्वेशन निकल के आ गई है जो रिलेट कर रही है n, h, b और a को, ठीक है। क्या किया हमने, एंटायर लेंथ दो तरीके से लिख दी, एक लेंथ लिखने तरीका b माइनस a डायरेक्टली आ गया, या फिर मैं h h h h h ऐसा n बार ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, nh हो जाएगा, उससे भी हमें लेंथ मिल रही है a से लेके b तक, ठीक है। अब आते हैं मेन यहाँ पे कैलकुलेशन के ऊपर कि अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रल का आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं एरिया निकाल किसका रहा हूँ, मैं तो बस मेरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। तो रेक्टेंगल का एरिया एक एक करके लिखते चलते हैं, ठीक है, तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो पहले वाले रेक्टेंगल का विड्थ मुझे पता है ऑलरेडी कि h है, सभी रेक्टेंगल्स का विड्थ h ही है, ठीक है। तो विड्थ के लिए हम कंसर्न नहीं है, किसके लिए कंसर्न है, हाइट के लिए कंसर्न है कि हर रेक्टेंगल की हाइट चेंज हो रही है, हर रेक्टेंगल की हाइट चेंज हो रही है, तो मैं हाइट पता कैसे करूं, तो उसके लिए फंक्शन हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y, ठीक है, जो हाइट है वो क्या है, y है,
लेकिन उसकी वैल्यू किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो एक्स पता कर लेते हैं बस। जैसे यहां पर पहले वाला जो रेक्टेंगल है उसके लिए एक्स कितना है, ए है, तो उसकी हाइट कितनी आ जाएगी, यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट आ जाएगी एफ ऑफ ए। ठीक है, अब मैं आगे वाला पॉइंट अगर यहां पे बताऊं आपको, जो अगले वाले रेक्टेंगल की हाइट डिसाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये कितना आगे चला गया, ए एच यूनिट्स आगे चला गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, ए प्लस एच है। अगर ये पॉइंट ए प्लस एच है तो इसके ऊपर जो आउटपुट है वो कौन बता रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच बता रहा है। तो इसका वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वाई का वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच। और वैसे क्या आप सोच पा रहे हो कि उसके आगे वाले का हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस टू एच। क्लियर है? इस तरीके से आपको हर एक रेक्टेंगल का हाइट मिलते जा रहा है यूजिंग गिवन फंक्शन। और आपको यहां पर x की वैल्यूज तो आराम से दिख रही है फिगर के अंदर। ठीक है, इसके आगे वाला हो जाएगा एफ ऑफ आगे वाला हो जाएगा ए प्लस टू एच हो जाएगा। इस वजह से यहां पे एफ ऑफ टू एच से हमारे पास हाइट निकल के आई है। क्लियर हो रहा है? और देखो यहां पर ये जल्दी से बताओ कि लास्ट वाले रेक्टेंगल की आपको ये वाला पॉइंट यूज करना पड़ेगा ना। आप रेक्टेंगल की हाइट निकालने के लिए कौन सा वाला लाइन यूज कर रहे हो, लेफ्ट साइड वाला लाइन यूज कर रहे हो। तो लास्ट रेक्टेंगल का हाइट निकालने के लिए आप इस डॉट का वैल्यू बताओ मुझे कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक टोटल n रेक्टेंगल्स है, तो इसका नंबर कौन सा आएगा, n माइनस वन नंबर आएगा इसका। ठीक है, तो ये जो इनपुट रहेगा आपका ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू एच। कितना हो जाएगा, n माइनस वन इंटू एच। इसको किस में ऐड किया मैंने, a में ऐड किया है। ठीक है, ऑलराइट, तो इसको हटाते हैं और यहां पर a भी ऐड कर लेते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ऐसा कुछ ये वाला पॉइंट है। क्लियर है? तो इसके ऊपर आउटपुट भी इसके अकॉर्डिंगली आने वाला है। अब सारे एरियाज लिखना मेरे लिए बिल्कुल आसान हो चुका है। ठीक है, एरियाज का वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे करते हैं, इसको ऊपर से लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे एरियाज एक एक करके लिखना स्टार्ट करो। अभी मेरे पास जो पहला रेक्टेंगल है उसका एरिया आ जाएगा विड्थ इंटू हाइट, उसके आगे वाले का आ जाएगा विड्थ इंटू हाइट, उसके आगे वाले का आ जाएगा विड्थ इंटू हाइट, और ऐसा करते करते लास्ट वाले का आ जाएगा विड्थ इंटू हाइट। क्लियर है? बस इसी चीज को अगर मैंने सिग्मा के फॉर्मेट में लिख दिया तो वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिग्मा के फॉर्मेट में आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ दिख रहा है ना, वैसे ही यहां पे बनने वाला है। ठीक है, देखो यहां पर क्या होगा, मैं इस एरिया के फंक्शन को अगर सिग्मा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो एच तो सब में आ रहा है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली एफ के अंदर क्या हो रहा है, एफ के अंदर ए प्लस समथिंग टाइम्स ऑफ एच आ रहा है। ठीक है, आर इंटू एच लिख दिया मैंने, और आर की वैल्यू मैं वेरी करवा लेता हूं, कहां से लेके कहां तक, जीरो से लेके एन माइनस वन तक, जीरो से लेके एन माइनस वन तक। तो क्या यहां पर आपको एग्जैक्टली वही लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं भी दिख रहा होगा तो अब दिख जाएगा, क्योंकि मैं अपनी एच के प्लेस में क्या डाल सकता हूं, मैं एच के प्लेस में बी माइनस ए अपॉन एन रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, अब दिख रहा है क्या, बी माइनस ए अपॉन एन से रिप्लेस करने के बाद। ठीक है, एक बार करके मैं दिखा देता हूं। यहां पर आपके पास में आ जाएगा सिग्मा के अंदर r इक्वल टू जीरो से लेके n माइनस वन तक जाएगा, h के प्लेस में b माइनस ए अपॉन एन, बी माइनस ए अपॉन एन। उसके बाद f के अंदर आएगा a प्लस r इंटू बी माइनस ए अपॉन एन। ठीक है, ये हो गया आपका सिग्मा, जो वहां पे ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है साथ में। क्लियर है? वही फॉर्मेट हम आखिरकार पहुंच गए हैं। ठीक है, या अभी भी कुछ रहता है? मोहित को आ गया समझ में, बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी बच्चे समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक है, यहां पर लेकिन बच्चों अभी क्या दिक्कत है, अभी करंटली ये दिक्कत है कि अगर मैंने यहां पर केवल n रेक्टेंगल्स कंसीडर किए हैं तो अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो छूटा है। ठीक है, मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि सर आपने अभी भी जो है फाइनल आंसर करेक्ट नहीं बताया, क्योंकि इतने इतने छोटे छोटे एरियाज जो हैं छूट गए अभी आपके। तो मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं, अभी तो मैंने केवल एक्सप्रेशन लिखा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस n की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दूंगा। मतलब इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स है, अगर इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स हैं, डिनोमिनेटर अगर इनफाइनाइट है तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये चीज ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी और हमारे रेक्टेंगल कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। इसी चीज को लिखने का तरीका क्या है, लिमिट लगा दी है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। किसके आगे, जो हमारा एरिया का आंसर आ चुका है उस एरिया के आगे हमने लिमिट लगा दी, तो अब ये बिल्कुल सही एरिया देगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल सही एरिया देगा, और ये जो एक्सप्रेशन एरिया दे रहा है उसी को तो हम इंटीग्रल बोलते हैं। मतलब अब आप लिंक बैठा पा रहे हो। ठीक है, हाउ इज इंटीग्रल रिलेटेड टू सिग्मा, इज इट क्लियर और नॉट? ऑलराइट,
मोर रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू मोर एक्यूरेसी। बिल्कुल अकरम, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। जितने ज्यादा रेक्टेंगल बनाओगे उतना ज्यादा आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये देख के कुछ अच्छा तो नहीं लगा एक्चुअली, क्यों, मुझे तो नहीं अच्छा लगा, क्योंकि हमें ये करते आता है सॉल्व। अब आज हमने देखा कि ये इसके बराबर है, उससे हमें क्या फायदा होगा, ठीक है। ये तो और खराब दिख रहा है, तो इसको कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर ऐसा कुछ सोचो कि आपके पास में अगर मैं बोलूं कि a का वैल्यू अभी थोड़ी देर के लिए 0 से स्टार्ट करो और b का वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। a का वैल्यू 0 से और b का वैल्यू 1 से। क्या मैं आपको एक बार एक्सप्रेशन लिख के दिखा दूं? हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, इंटीग्रेशन a से लेके b तक fx dx, ये हो रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सिग्मा के अंदर आएगा आपके पास में b माइनस a अपॉन n, और f के अंदर आएगा आपके पास में a प्लस b माइनस a इंटू आर बाय एन, ठीक है। ऐसा आपके पास में एक्सप्रेशन बना हुआ है। यहां पर क्या नहीं लिखा है अभी मैंने, लिमिट नहीं लिखी है, वो भी लिख देते हैं r इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। ये आपका एंटायर एक्सप्रेशन है, ये आपका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है सिग्मा वाला। मैं यहां पर बोल रहा हूं थोड़ी देर के लिए a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 लेके देखो क्या बन रहा है। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कंपेयर करते आ जाएगा कि हम लिमिट ऑफ सम को इंटीग्रेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैं आपको बोलूंगा इंटीग्रेशन करो 0 से लेके 1 तक, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1। क्या इंटीग्रेट करना है, fx इंटीग्रेट करना है। और इक्वल टू में क्या जा रहा है, इक्वल टू में जो मैं चेंज नहीं कर सकता उसको तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, r इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। और b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 0 है, तो ये डायरेक्टली 1/n बनेगा। उसके बाद में f के अंदर जाते हैं, a का वैल्यू 0 तो हट जाएगा, और b माइनस a का वैल्यू 1 है, तो ये डायरेक्टली r/n बनेगा, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन देख के आप बहुत बढ़िया तरीके से कंपेयर कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से कंपेयर कर सकते हो कि यहां पर क्या चीज किस में कन्वर्ट हो रही है, यही तो याद रखना है आपको। कौन सी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो रही है यही आपको याद रखना है, ठीक है। ऑलराइट, देखो यहां पर क्या हो रहा है, आपके पास में ऐसा कुछ है कि 1/n, सोचो इसके बारे में। 1/n जो वैल्यू है वो कैसी है, बहुत छोटी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो 1/∞ बहुत छोटी वैल्यू। और आपके इंटीग्रेशन के अंदर छोटी वैल्यू कौन सी होती है, dx, ठीक है। तो यहां पे कंपेरेबल कौन है, यहां पे 1/n और dx कंपेरेबल है, ठीक है। 1/n और dx की वैल्यू यहां पे एक्चुअली कंपेरेबल है, ठीक है। सिग्मा के लिए जो 1/n का इंपॉर्टेंस है, इंटीग्रल के लिए वही इंपॉर्टेंस dx का है। वैसे यहां पे और देखो, आपके पास में यहां पर f के अंदर x आ रहा है, जबकि यहां पे f के अंदर r/n आ रहा है। मतलब ये दोनों भी आपस में कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फंक्शन के अंदर आने वाली वैल्यूज हैं। ओहो, तो कितना हो जाएगा ये ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपने फिर से एक कंपैरिजन अच्छे से ढूंढ लिया। r/n को आप रिप्लेस करना चाह रहे हो किससे, x से रिप्लेस करना चाह रहे हो। और क्या कंपेरेबल है फिर यहां पे, देखते जाओ। यहां पर जो इंटीग्रेशन का साइन है वो किसको हटा के बना है, ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है ना, कौन सा एक्सप्रेशन, लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम, वो क्या बन गया है, इंटीग्रेशन बन गया है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया हो गया। अब बस एक बात बचती है कि यहां पे मैंने ये कैसे लिखा, इसकी लोअर लिमिट 0 से लेके n-1 तक जा रही है, और इसकी जो लिमिट है वो जा रही है 0 से लेके 1 तक। तो 0 से लेके n-1 जो है वो 0 से लेके 1 कैसे बन गया, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट यहां पे अच्छे से सुन लो। आपको करना क्या है, ये देखना है कि आपका वेरिएबल क्या है। यहां पर आपका वेरिएबल r है, ठीक है। r की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जा रही है, जबकि यहां पर आपका वेरिएबल x है, ठीक है। तो x की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना आपको यहां पर, लेकिन x कब बना है, r/n करके बना है, r/n करके बना है, ठीक है। तो r की वैल्यू लेना है, लेकिन पहले उसको n से डिवाइड भी करना है, अगर आपको इसकी लोअर लिमिट निकालना है तो, ठीक है। तो 0 को मैं n से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा, इसलिए यहां पे 0 ही आया। अब n-1 को अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा, 1-1/n। अगर मैं n-1 को n से डिवाइड करूंगा तो बनेगा 1-1/n, और 1/n तो हो जाएगा 0, तो इसलिए आपकी अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1/n 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, ठीक है। तो यहां पर हमने ये देखा है कि अगर a = 0 b = 1 लेते हैं तो हमें एक बढ़िया तरीके से समझ में आती है बात, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि a = 0 b = 1 ही हो हर बार, ठीक है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरलाइज एक्सप्रेशन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना बच्चों, ये a से लेके b तक लिखा हुआ है, तो ये तो ट्रू है ही हमेशा। हमारी समझ में आए बात, इसलिए हमने ये एक एक्स्ट्रा स्टेप किया है,
ठीक है। और अगर मैंने अब एक्स्ट्रा स्टेप कर लिया है तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, कन्वर्टिंग लिमिट ऑफ सम इनटू इंटीग्रल को समझ सकता हूं। मैं कैसे लिमिट ऑफ सम को इंटीग्रल में चेंज करूं, मैं ऐसा समझ सकता हूं। समझ लें क्या क्या चेंज करना होता है आपको। सबसे पहले तो चेंज करना होता है 1/n को dx में, ठीक है। ये सबसे पहला चेंज मान के चलो। 1/n जो आपका लिमिट ऑफ सम में दिखाई दे रहा है उसको इंटीग्रल में कैसे लिखना है, dx लिखना है। दूसरा, आपको जहां पर भी r/n नजर आएगा उसकी जगह आपको x लिखना है, ठीक है। तीसरा, जहां पर भी आपको सिग्मा और लिमिट दिख रहा है, मतलब लिमिट ऑफ सम, ठीक है, लिमिट ऑफ सम, ये जो सिंबल है ये पूरा का पूरा सिंबल इंटीग्रेशन में चेंज होने वाला है, ठीक है। और क्या है, आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिस्कशन कर लेते हैं। आपको यहां पर जो अपर लिमिट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, आपको यहां पर r/n कैलकुलेट करना होगा जब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो, और लोअर लिमिट के लिए भी आपको सेम चीज करनी होगी, ठीक है। आई बात समझ में, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है क्योंकि आपको r/n में अब बात करनी है ना, जबकि आप पहले r में बात कर रहे थे, पहले आप r की बात कर रहे थे, अब आपको r/n की बात करनी है क्योंकि अब आप x की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको ये 5 चीजें समझ में आ गई है तो आप यहां पर बड़ी आसानी से बड़े बड़े सम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके जल्दी से आंसर बता सकते हो। दैट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। जबकि बोर्ड्स में उल्टा पूछते हैं, बोर्ड्स में आपके स्कूल में जो भी होता है वो उल्टा पूछते हैं कि हमको छोटा इंटीग्रल जो है बड़े वाले सिग्मा से कैलकुलेट करके बताओ। वो मैं यहां पे आपको नहीं करा रहा हूं। मैं यहां पे e की पावर x का इंटीग्रेशन आपको क्यों करके दिखाऊं सिग्मा से, जब मुझे पता है कि आपको आ ही जाएगा करते, ठीक है। मैं उल्टा कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो एक्चुअल पैटर्न हमें यहां पर सीखना है, यहां पर आपके पास में एक बड़ा सा सिग्मा है, बड़ा सा सम है, ठीक है। इस सम के ऊपर लिमिट लगी हुई है n टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब समझ पा रहे हो कितना लंबा जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा सम है। इस सम का मुझे अब आंसर निकाल के बताना है कितना आएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड पैटर्न है, ठीक है। सर ये किस में यूज करना है, इस तरह के प्रेरणा बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में यूज करना है आपको। आपको यहां पर ऐसा लगेगा कि ये लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं है। ये क्या है, ये आपका लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। क्लियर है, ये आपका लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है। जनरलाइज वाला याद अमन नहीं रखोगे तो भी चलेगा बेटा, ठीक है। जनरलाइज वाला याद मत रखो, है ना यहां पर, लेकिन जो कन्वर्जन है वो याद रखना है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो लास्ट पेज हमने किया है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पेज तक मैं आ सकता था डायरेक्टली, लेकिन जब तक हम पीछे वाला डिस्कशन नहीं करते आपको ये फील नहीं आती कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। बुक्स में आपको डायरेक्टली ये कन्वर्जन मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक कि उससे इतनी फील आती है। जितना आप एक बार समझ लेते हो अच्छे से तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सॉल्व करोगे तो मजा आएगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो देखें यहाँ पर कैसे करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ कि अच्छा लिमिट तो लिख ही दिया है उसने, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ऐसा करते हैं, आगे वाले एक्सप्रेशन को सिग्मा के फॉर्मेट में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे लिमिट ऑफ सम का ही कन्वर्जन आता है इंटीग्रेशन में, तो मैं इसको लिखूंगा सबसे पहले सिग्मा के फॉर्मेट में। तो मैं यहां पर नजर डालूं इसके ऊपर तो मुझे दिख रहा है कि 1/n प्लस इतना तो सम है। अब इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो आगे वाली वैल्यू चेंज हो रही है तो इसको r नाम देंगे। जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको r नाम देंगे, ठीक है। और r का वैल्यू आपका कहां से कहां तक जा रहा है, r का वैल्यू आपका 1 से लेके n तक जा रहा है, क्योंकि एंड में 2n हो गया ना। 2n कैसे लिखा हुआ है, n प्लस n लिखा हुआ है, तो आप 1 से लेके n तक जा रहे हो। अब यहां पर हमें जो दिख रहा है वो कोई बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर मुझे लिमिट ऑफ सम तो दिख रहा है, लेकिन यहां पे मुझे दो चीजें नहीं दिख रही, 1/n नहीं दिख रहा है और r/n भी नहीं दिख रहा है। लेकिन वो मैं बहुत आसानी से बना सकता हूं। कैसे, यहां पे डिनोमिनेटर में से मैं n कॉमन निकाल के बना सकता हूं। अगर मैं यहां पर डिनोमिनेटर में से n कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस r/n बचेगा, और n जो बाहर आया है वो 1/n बचेगा, ठीक है। अब ये करते से ही मुझे चारों पांचों चीजें एक साथ दिखने लग गई। लिमिट ऑफ सम में जो जो इंपॉर्टेंट होता है सब मुझे दिख रहा है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अंदर वाला अरेंजमेंट चेंज नहीं करना है, बस r/n की जगह x लिखना है, ठीक है। तो 1/1 प्लस x हो जाएगा। 1/n को किससे रिप्लेस करना है, dx से रिप्लेस करना है। लिमिट ऑफ सम को किससे रिप्लेस करना है, इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस करना है। और आपके लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले 1 को डिवाइड करो n से, अब लिमिट निकालो n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 1/n, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 हो जाएगा। और अब अपर लिमिट को डिवाइड करो n से, तो n डिवाइड बाय n अपने आप ही 1 हो गया, बस खत्म।
ये कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आएगा log 2। बहुत बढ़िया छोटू, ठीक है। छोटू सिंह यहाँ पे हमें आंसर दिखा रहा है। अच्छा सुरभि, फंक्शंस का लेक्चर 7 का होमवर्क डिस्कशन रह गया है क्या? नहीं, आई थिंक बेटा वो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 1 में डिस्कस किया है सुरभि। सो ट्राई टू सी कि वहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 1 में किया है कि डिस्कस, उसके बाद क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट हो गया था। ठीक है सुरभि, एक बार चेक करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला डिस्कशन है वो। ln2 आंसर बना के आगे बढ़े, ठीक है। कमलेश, यही तो सीखा बेटा हमने अभी कि हम यहाँ पे इतने खराब से दिखने वाले ब्लैक वाले एक्सप्रेशन को इतने सुंदर से दिखने वाले रेड एक्सप्रेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं। यही तो है, लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रल में चेंज करना है, ठीक है। एक एक चीज करके देखो। अगला क्वेश्चन एक और करके दिखाऊंगा, उस टाइम पे समझ लेना यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसका आंसर कितना आएगा, ln ऑफ 1 + x आएगा, इसका इंटीग्रेशन लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 1 तक, तो आपका आंसर आ गया ln2। आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सोच पा रहे हैं बच्चे क्या कि आपको यहां पर दूर दूर तक हवा नहीं लगती कि इसका आंसर ln2 आना चाहिए। log 2 क्यों आएगा इसका आंसर, ऐसा लग रहा है आपको इसको देखिए कि log 2 इसका आंसर आएगा, ठीक है। यहां पे अगर आप सोच रहे हो कि सीक्वेंस एंड सीरीज से सॉल्व हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली लिमिट ऑफ सम ही है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट लिमिट का भी क्वेश्चन नहीं है, ये लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन है, ठीक है। सो यू विल हैव टू क्रिएट दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द टॉपिक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन अच्छे तरीके से प्रोसीड कर पाओगे। चलो एक और करते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है ये, फिर से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कुछ तो अंदर बड़ा सा लिखा हुआ है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर बड़ा सा जो लिखा हुआ है उसको मैं कंप्रेस करके लिखना चाहता हूं सिग्मा के फॉर्मेट में, ठीक है। तो मेरा जो अप्रोच है वो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर मुझे सिग्मा क्रिएट करना है, ठीक है। तो सिग्मा क्रिएट करने के लिए मुझे प्लस 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 तो नजर आ ही रहा है ऑलरेडी। अब यहाँ पे यहाँ पे इसने बहुत अच्छे तरीके से पावर दी हुई है। पावर देखो, यहाँ पे ऊपर सबकी पावर कितनी है, m है, जबकि नीचे वाले की पावर कितनी है, एक ज्यादा है। एक ज्यादा क्यों दिया इसने, क्योंकि एक हम बाहर निकालेंगे, एक n अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 1/n बनेगा, और 1/n आगे जाके dx बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इसका मतलब सिंपल है शायद, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको डिकोड करते आना चाहिए कि यहाँ पर जो डेटा दिया है वो यूजफुल क्यों है, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपके पास में यहाँ पर क्या क्या है, 1 की पावर m है, 2 की पावर m है, 3 की पावर m है, ऐसा करते करते n की पावर m है। डिनोमिनेटर में मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं कि n की पावर m रखो और एक जो पावर n की है उसको अलग निकाल लो। अब जैसे मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है n की पावर m, डिनोमिनेटर सेपरेट आउट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट आउट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1/n की पावर n प्लस पावर m 2/n की पावर m, और ऐसा करते करते n/n की पावर m, और साथ में आ जाएगा 1/n। अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारी चीजें एडिशन में हैं। जब बहुत सारी चीजें एडिशन में हैं, उसी को तो सिग्मा में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो मेरा सिग्मा क्या बनने वाला है, मेरा सिग्मा बनने वाला है r/n, क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, 1 है, 2 है, ऐसा करते करते n तक जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसकी पावर हर बार कितनी है, m ही है। तो यहां पे मेरा वेरिएबल क्या है, r है। r की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके n तक जा रही है, ठीक है। और लिमिट तो लगा ही हुआ है। अब यहां पे जिसको पिछली बार समझ में नहीं आया था, यहां पे ध्यान से देखो, मैं अब यहां पे अगले ही स्टेप में लिमिट ऑफ सम को इंटीग्रेशन चेंज करने वाला हूं, ठीक है। और 1/n भी कॉपी कर लेता हूं ऊपर से, ठीक है। देखते जाओ यहां पे कैसे बनेगा। लिमिट ऑफ सम, ये जो एंटायर एक्सप्रेशन है लिमिट ऑफ सम, ये बन जाता है इंटीग्रेशन। आपका जो r/n है वो बन जाता है x, तो x की पावर में m आएगा। 1/n जो है वो बन जाता है dx। और अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस 1 को n से डिवाइड करो, 1/∞ 0 हो जाएगा। इस n को n से डिवाइड करो, n/n 1 हो जाएगा। ये कैलकुलेट करना है आपको, कितना आंसर आएगा, 1/m+1। बहुत बढ़िया शिवम, अनअकैडमी शिवम, ऑल राइट। यस दिव्यांश का भी आंसर आ रहा है 1/m+1। 1 प्रिंस, 1 कैसे आंसर आ रहा है, नीचे आएगा m+1। इंटीग्रेट करोगे तो पावर नीचे आती है ना इंटीग्रेशन करने पे, ये हो जाएगा x की पावर m+1/m+1, और आपका लिमिट जा रहा है 0 से लेके 1 तक, इसलिए आपका फाइनल आंसर आएगा 1/m+1, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। आसान है क्वेश्चन, क्लियर है। सर क्या आप 11th क्लास भी पढ़ाते हो? हाँ बेटा बिल्कुल, यहां पर मैथमेटिक्स जो है पूरा मैं ही हैंडल कर रहा हूं, होपफुली आपको वो भी पसंद आएगा।
ओ, यहाँ पे नीलम एक एडवाइस कर रही है कि सर आप जो नोट्स देते हो उसके अंदर सॉल्यूशन भी लिखा हुआ होता है, जैसे एक क्वेश्चन आएगा उसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, तो अलग अलग होना चाहिए ताकि रिवाइज करते समय अच्छा रहे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बच्चों, ये वाला जो लेक्चर नोट्स है ना, लेक्चर नोट्स तो आप डाउनलोड कर ही लेते हो डिस्क्रिप्शन में से, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो भी अलग से करना स्टार्ट करो, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग देखो। ऑलराइट, चलो जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद में, लेकिन हमारा टाइम अप हो रहा है, तो जो बच्चे यहां पर मुझसे बोल रहे थे सर वॉलिस थ्योरम भी होगा, मुझे तो लग रहा था कि आज के लेक्चर में हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कल के लेक्चर में वॉलिस थ्योरम कर लेंगे, ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूलाज एंड वॉलिस थ्योरम कल के लेक्चर में शिफ्ट करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में इस क्वेश्चन को करके जाएं, या ये क्वेश्चन आप मुझे बताओगे आंसर कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, चलो तो यहां पर ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को रखते हैं होमवर्क के लिए, तो कल के लेक्चर के लिए बच्चों आपका ये होमवर्क रहेगा, कल हम मिलेंगे और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिडक्शन फॉर्मूलेज जिसके अंदर वॉलिस थ्योरम एक पार्ट है, ठीक है। ऑलराइट, तो बच्चों आई गेस यहाँ पर ऑल्दो आई वाज वेरी मच रेडी टू टीच यू एवरीथिंग एल्स ऑल्सो, लेकिन ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। और यस, जो यहाँ पर मैं आपके साथ में और डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको, क्योंकि यहाँ पर सारी बातें समझ में आ रही है, तो आपने क्या करना चाहिए, अनअकैडमी प्लस पर भी हम सब टीचर्स से मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है आपके साथ में डिस्कशन के लिए, आपके जो डाउट्स हैं उनको हम सुन पाते हैं, आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाते हैं, तो वो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है अनअकैडमी प्लस के ऊपर। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो फिर जेई लाइव कोड यूज़ कर लेना, ठीक है, जैसे मैंने इनिशियली लेक्चर में बताया था, इस कोड को यूज़ करने से आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है, सो व्हाई नॉट टू यूज़ इट, ठीक है। ये एक्चुअली हमारे टीम का कोड है जो हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी हो यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। प्लस पे बच्चों एडवांटेज ये है कि आपके एक तो टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे पूछ रहे थे कि आखिरी के 3-4 महीने में क्या करना चाहिए, तो टेस्ट सीरीज तो आपने बिल्कुल ज्वाइन करना ही चाहिए अनअकैडमी प्लस की, बहुत ही अमेजिंग रहेगा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे ही पेपर्स कैसे होने वाले बच्चे, आपके सारे ही पेपर्स आपके ऑनलाइन होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी अगर इंस्टीट्यूट है या फिर आपको कोई भी अगर ट्यूशन क्लासेस हैं, वो अगर आपको पेन पेपर वाला टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा आपकी हेल्पफुल नहीं रहने वाली है, ठीक है। यू नीड एक्चुअली अ टेस्ट सीरीज जो कंप्लीटली ऑनलाइन है, जैसे कि अनअकैडमी प्लस की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। प्लस क्योंकि वहाँ पर क्लासेस लाइव होती हैं, आप हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो, तो आपको ज़्यादा बेटर कंसेप्ट अच्छे समझ में आएगा, और आपको जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक टीचर आगे नहीं बढ़ता, तो वो एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट है, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, लेकिन यहाँ पर क्लासेस आपकी चलते रहेंगी, ठीक है, जैसे आज हमने क्लास लिए, कल भी लेंगे, आगे भी लेते रहेंगे, ठीक है। तो अनअकैडमी जेई चैनल अगर आपने पहली बार देखा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पर 7 से 10 तो रेगुलर क्लासेस बच्चों आपकी हो ही रही हैं, इसके साथ साथ हम काफ़ी सारे गाइडेंस सेशंस लेते रहते हैं, जैसे कि हमने कल लिया था, ठीक है, कि नई स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि जेईई मेंस का पैटर्न चेंज हो चुका है, और आपके साथ ही साथ क्विज सेशंस होते रहते हैं जिसके अंदर हम आपके साथ में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ताकि आपका रिवीजन सही तरीके से चल पाए और प्लस आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पाए, ठीक है। सो डू प्रेस द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और लाइक जरूर करो इस वीडियो को, ताकि यहाँ पर मुझे पता चले कि आपको कितनी बातें यहाँ पर समझ में आई है, ठीक है। एंड नोट्स विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू डाउनलोड दोस ताकि आपका यहाँ पर रिवीजन अच्छे से हो पाए, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे, टेक केयर, बाय बाय।